हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक, खैरियत? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो फिर आज का हम लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आई गेस लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा। वेल, नंबरिंग से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब जो आप लोग ये लेक्चर कंटिन्यूअस देख रहे हो तो आपको पता है कि अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं। सो अभी हम ये एक्सरसाइज 10.4 है ना, एक्सरसाइज 10.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर, ठीक है। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इसमें हमें ये कहा है कि शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करने को कहा है। चलिए वेरी गुड, करते हैं, देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे LHS में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में ना मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप जब, और प्रॉपर्टी हमारे पास इनफैक्ट वी कैन मैनेज राइट नाउ, though it is very simple property, still I just want to know you people, कहाँ गई ये हमारा था, ये वाली प्रॉपर्टी थी, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। दैट मींस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसका मतलब ये होता है कि हम यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वेक्टर ए से एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं इंडिविजुअल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस की साइन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस की साइन, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस की साइन, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट, हमेशा कि अगर जो दो सेम वेक्टर्स हैं तो भाई लोग, दो सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ना हमेशा जीरो वेक्टर मिलता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें जीरो ही वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ओके, सो यहां पे जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है वो तो हो जाएगा जीरो वेक्टर, है ना। अच्छा, ये माइनस जो है वो मैंने बाहर ले लिया और जस्ट उसके बाद के स्टेप में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी को भी हम जीरो वेक्टर ले लेंगे। चलिए फिर उसके बाद आप देख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हमने यहां पे लिखा है ना, ठीक है, वेरी गुड। और ये प्लस माइनस, जो माइनस है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो बाहर ले लिया। अब ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। चलिए नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म हमारा जीरो है, लास्ट टर्म हमारा जीरो वेक्टर हो गया। अब बचे खाली बीच के दो टर्म्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और नेक्स्ट है माइनस ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे भी हम एक प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं। कौन सी है प्रॉपर्टी भाई? प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो दो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और आप अगर जो पोजीशन चेंज करते हो तो आगे माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर जो माइनस है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो मैं पोजीशंस चेंज करूं तो आगे माइनस की साइन आ जाएगी। अच्छा, आगे माइनस की साइन आ गई मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड सो यस इट इज 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड सो इट इज RHS। प्रॉपर्टी हमेशा बतानी है, ये ध्यान देना, मैंने प्रॉपर्टी के लिए जगह छोड़ी हुई है। सो प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली बतानी है, ये पूरे मैथ्स में करना है, ठीक है। बोर्ड में NCERT बोर्ड में आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर चीज उनको एक्सप्लेन करो, है ना। तो प्रॉपर्टी हमेशा बतानी है। चलिए फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमें कहा है कि 2 टाइम्स 2i कैरेट प्लस 6j कैरेट प्लस 27k कैरेट क्रॉस i कैरेट प्लस लैम्बडा j कैरेट प्लस म्यू k कैरेट इज इक्वल्स टू वेक्टर 0। ये वेक्टर 0 है, ठीक है, ये 0 वेक्टर है। देन फाइंड
लैम्डा एंड म्यू। अच्छा, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं? यहां पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि लेफ्ट साइड दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो दो वेक्टर्स के बीच में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, तो ये हमें हमेशा याद रखना है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। मैं वापस यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं, कुछ चीजें लिखते हैं तो फील आती है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मैं वापस आपको यहां पे बता रहा हूं, लेट्स से कि वेक्टर ए है हमारे पास a1 i कैरेट प्लस a2 j कैरेट प्लस a3 k कैरेट, ठीक है। एंड व्हाट इज वेक्टर b? सो वेक्टर b इज इक्वल्स टू b1 i कैरेट प्लस b2 j कैरेट प्लस b3 k कैरेट, ठीक है। ओके, सो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ, सो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। सो आपको क्या करना है, आपको यहां पे फर्स्ट रो में लिखना है i कैरेट j कैरेट k कैरेट, एंड सेकंड रो में आपको लिखना है वेक्टर a के कंपोनेंट्स, दे आर a1 a2 a3, एंड वेक्टर b के कंपोनेंट्स दे आर b1 b2 b3, ठीक है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वही काम मैंने यहां पे किया है। यहां पे मैं दो वेक्टर्स देख सकता हूं ना, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगी i कैरेट j कैरेट k कैरेट, एंड सेकंड रो में हम यहां पे कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, 2 6 27 एज यू कैन सी, एंड थर्ड रो में लिख रहे हैं 1 लैम्डा म्यू एज यू कैन सी। राइट साइड हमें दिया हुआ है वेक्टर 0, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने डिटरमिनेंट में एक्सपांशन देखा है, विद द सेम मेथड हम यहाँ पे डिटरमिनेंट एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट एक्सपांड कर रहा हूँ। सो इट इज i कैरेट इंटू 6 इंटू म्यू माइनस 27 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस j कैरेट, सेकंड एलिमेंट में माइनस की साइन आएगी, सो माइनस j कैरेट, सो 2 इंटू म्यू 2 म्यू माइनस 1 इंटू 27 माइनस 27 प्लस k कैरेट 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 6, और राइट साइड है मेरे पास यहाँ पर वेक्टर 0। अब देखो मैंने क्या किया है, अब जो मैं कर रहा हूं ना वो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे इसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, इसका ना स्केलर कंपोनेंट फॉर्म लिखा है, राइट है। यहाँ पे जो आप वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म देख रहे हो, मैंने इसका स्केलर कंपोनेंट फॉर्म लिखा है। ये वेक्टर कंपोनेंट है। सी, जब आप i कैरेट j कैरेट k कैरेट यूज कर रहे हो, मतलब आप वेक्टर कंपोनेंट ले रहे हो। अब मैंने उसको ना स्केलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, तो मतलब मैंने ब्रैकेट बना दिया, और ब्रैकेट में मैं फर्स्ट जो हमारा i कैरेट कंपोनेंट है वो है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा वो लिखा, कॉमा माइनस की साइन के साथ 2 म्यू माइनस 27 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 6, और राइट साइड है 0 0 0। अब आपको सिंपली दोनों तरफ वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, हिंदी में समझ में आ रहा है, दोनों वेक्टर के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अच्छा, राइट साइड तो 0 0 है, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, देन माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, वो एज इट इज, उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, और सर्कल भी किया है, बॉक्स बना दिया है। अच्छा, फिर जो सेकंड कंपोनेंट है उसको 0 लिया, माइनस की साइन वहां चली जाएगी, है ना। वहां से मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यू कैन राइट इवन 2 म्यू माइनस 27 is equals to 0, so mu is equals to 27 upon 2, and 2 lambda minus 6 is equals to 0, so lambda equals to 3। I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया है ना, ठीक है। so 2 mu
ओके ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम नेट का है, तो आई होप कि ये हम इसे मैनेज कर पाएंगे। सो नो इश्यू। 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वहां से ना मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई 27/2 और लैम्डा की वैल्यू मिल गई 3। अच्छा, जो म्यू है और लैम्डा है, मैंने इसको ना फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। क्यों रखा भाई? मैं इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं जिससे मुझे ये पता चले कि जो मैंने वैल्यू ढूंढी है वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं। तो म्यू इज इक्वल टू 27/2, लैम्डा इज इक्वल टू 3। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखते हो, सो इट डेफिनेटली सेटिस्फाई द फर्स्ट इक्वेशन। यू कैन ट्राई, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट? आप म्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इट इज गोइंग टू बी 0। तो इसका मतलब यहां पे ये होगा डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यहां पे ये होगा कि यहां पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो, हाँ चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 27/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? तो इनके बारे में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और उस आइडेंटिटी का नाम है लाग्रांजेस आइडेंटिटी। ठीक है, लाग्रांजेस आइडेंटिटी क्या करता है ये आइडेंटिटी? ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना आप लोग। ये थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है, सो वेट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे लाग्रांजेस आइडेंटिटी के बारे में। तो ये आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड्यूलस वेक्टर ए द होल स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस वेक्टर बी द होल स्क्वायर। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहां पे अगर जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें 0 दिया हुआ है एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी हमें 0 दिया हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि मॉड्यूलस वेक्टर ए स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस वेक्टर बी स्क्वायर भी 0 होगा। चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और मॉड्यूलस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 तब होगा जब वो वेक्टर खुद 0 वेक्टर हो, है ना? सो वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार एक बात बहुत ही क्लियर है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये ना साथ में कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर जो वो 0 नहीं है तो। आई मीन दो में से कोई भी एक वेक्टर अगर जो 0 नहीं है तो ये साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे कंफर्म किया, ये हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। ठीक है, ओके। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर 0 इज ओनली पॉसिबल ऑप्शन। आई मीन यही हो सकता है और कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Let vectors vector A, vector B, vector C be given as vector A equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, vector B equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap and vector C is equals to C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap। अच्छा, हमें यहाँ पे प्रूव करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A
ए क्रॉस वेक्टर सी, है ना, हमें ये यहां पर प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ना मुझे वेक्टर b प्लस वेक्टर c ढूंढना है। सो मैंने सबसे पहला काम किया, यहाँ पे मुझे वेक्टर b प्लस वेक्टर c चाहिए, राइट है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकाला, वेक्टर b और वेक्टर c का एडिशन, ठीक है। सो वेक्टर b और वेक्टर c का एडिशन, वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू, यू कैन सी वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो i कैप वाले टर्म ऐड होंगे, j कैप वाले टर्म ऐड होंगे, k कैप वाले टर्म ऐड होंगे। सो वेक्टर सो b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 इंटू j कैप प्लस b3 प्लस c3 इंटू k कैप। चलो नाउ व्हाट इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब ध्यान से देखना मेरी बात ध्यान से समझना। वेक्टर b प्लस वेक्टर c जो है वो यहां पे हो जाएगा सेकंड वेक्टर। देखो वेक्टर b प्लस वेक्टर c हो जाएगा सेकंड वेक्टर और वेक्टर a हो जाएगा हमारा फर्स्ट वेक्टर। तो हम यहां पे कर रहे हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, हम यहां पे अब कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो वेक्टर b प्लस वेक्टर c के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेकंड रो में आएंगे, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, और वेक्टर a के कंपोनेंट आ जाएंगे फर्स्ट सेकंड रो में, a1 a2 a3, और हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसीलिए फर्स्ट रो में आएंगे i कैप प्लस j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। फिर से एक बार, अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो डिटरमिनेंट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट रो हो जाएगी i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो होगी a1 a2 a3, थर्ड रो होगी b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, जो हमें मिलता है वेक्टर b और वेक्टर c को ऐड करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई मीन डिटरमिनेंट को मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। सो i कैप के साथ मल्टीप्लाई हुआ a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 इंटू b2 प्लस c2 माइनस j कैप के साथ मल्टीप्लाई हुआ a1 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 के साथ मल्टीप्लाई होगा b1 प्लस c1 प्लस k कैप उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सो a1 इंटू b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1। चलिए फिर इसके बाद हमने ना ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो, मैंने ये मल्टीप्लीकेशन कर लिया। सो हमें मिल रहा है a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2 माइनस j कैप, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c2 प्लस k कैप, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझिए आप लोग, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, जैसे a2 b3 है ना, तो मैं ये पूरा देखता हूं कि अच्छा और कोई टर्म हो जहां पे a3 b2 हो, मतलब खाली 2 और 3 आगे पीछे करना है, हमें 2 और 3 आगे पीछे करना है, तो तुरंत मेरी नजर गई इस पे a3 b2 पे। सो i कैप a2 b3 माइनस i कैप a3 b2, ये दो टर्म्स मैंने साथ में लिख लिए, प्लस 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 i कैप a2 c3 माइनस i कैप a3 c2, a2 c3 माइनस a3 c2, ये दोनों टर्म्स भी मैंने साथ में ले लिए। फिर माइनस j कैप a1 b3 माइनस a1 c3, a1 b3 माइनस a1 c3, फिर प्लस j कैप a3 b1 प्लस j कैप a3 c2। अभी तो फिलहाल मैंने खाली यही दो टर्म साथ में लिए हैं और ये दो टर्म साथ में लिए हैं, आगे दो टर्म्स अभी मैंने साथ में यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अभी एडजस्ट करना है, ठीक है। वो आप आगे के स्टेप में देख लो, तो फिलहाल मैंने ये सारे का सारा ओपन कर दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, तो i कैप के साथ क्या मैंने लिया, i कैप के साथ मैंने लिया पहले a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j कैप के साथ मैंने लिया a1 b3 माइनस a3 b1। ये ना मैंने क्या किया पता है, थोड़ा स्मार्ट, मतलब मैंने एक स्मार्टली इसको आगे प्रोसीड किया, दो डिटरमिनेंट में इसको स्प्लिट कर दिया, i कैप j कैप k कैप, फर्स्ट रो सेकंड रो a1 a2 a3 एंड देन उसके बाद वाली रो b1 b2 b3, ठीक है, प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में i कैप j कैप k कैप, a1 a2
A2 A3, A1 A2 A3, C1 C2 C3 एज यू कैन सी। तो ये पता है क्या हुआ, ये पता है क्या हुआ, आप इसे कैसे प्रोसीड करोगे, आप इसे ऐसे प्रोसीड करोगे, 2 या 3 लाइन के बाद ये दोनों टर्म्स लिख दो, ये दोनों डिटरमिनेंट लिख दो, फिर कुछ नहीं, जो इधर एक्सपांड करने पे हमें मिलेगा वही आप यहाँ पे ऊपर लिख दो। तो आई कैप के साथ आएगा A2 B3 माइनस A3 B2 विच यू कैन सी ओवर देयर, माइनस जे कैप उसके साथ आएगा A1 B3 माइनस A3 B1 विच यू कैन सी ओवर देयर, प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1 विच यू कैन सी ओवर देयर, प्लस इस वाले डिटरमिनेंट में आई कैप के साथ A2 C3 माइनस A3 C2 विच यू कैन सी ओवर देयर, माइनस जे कैप A1 C3 माइनस A3 C1 विच यू कैन सी ओवर देयर, प्लस के कैप A1 C2 माइनस A2 C1 विच यू कैन सी ओवर देयर। और ये सारे के सारे टर्म्स हमें यहाँ पे मिल ही रहे हैं बॉस, ये सारे के सारे टर्म्स हमें यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो हमने बस इन टर्म्स को यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दिया। तो मैं अब आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको एग्जैक्टली ये डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है, ओपन करते हुए आप आए, लास्ट स्टेप आपने आई कैप के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जे कैप के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के कैप के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सारे के सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम 2 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, एज यू कैन सी जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड आ ही रही है, हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे दो लाइन्स छोड़ेंगे, ठीक है, और जो 2 लाइन छोड़ेंगे उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इस डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट लिखेंगे, पहले वाले डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे वाले में भी आई कैप जे कैप के कैप, पहले वाले में सेकंड रो आएगी A1 A2 A3, सेकंड वाले में भी सेकंड रो आएगी A1 A2 A3, पहले वाले डिटरमिनेंट में थर्ड रो आएगी B1 B2 B3, सेकंड वाले डिटरमिनेंट में थर्ड रो आएगी C1 C2 C3, और इसका जो एक्सपांशन है वही यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो जो पीछे हमें टर्म्स मिले उन्हीं को मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। सो इट इज यू कैन से काइंड ऑफ अ सेटिंग, सेटिंग हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स की है, तो वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, और एक मेथड पता है क्या है, और एक मेथड ये है कि आप LHS पहले निकालो, LHS निकालो, यहां आने के बाद में इसको नाम दे दो, ये हमारा है फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, ओके। और अब आप RHS ले लो, RHS अलग से आप भूल ही रहे हो, आपको जो दिया गया है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। उसको अलग से निकालने के बाद में LHS का ये जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट हमें यहाँ पे भी मिलेगा, ये RHS है। तो RHS को आप एक्सपांड करो और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2, रिजल्ट नंबर 2। सो फिर उसके बाद फ्रॉम 1 and 2 we can say that vector A cross vector B plus vector C is equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। चलिए, तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसको ऐसे ही करना है, डोंट वरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ना एक हमारे लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है कि अगर जो वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर A इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर हुआ और वेक्टर B इक्वल्स टू 0 वेक्टर हुआ, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी 0 वेक्टर हो? क्या ये जरूरी है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी 0 वेक्टर हो? तो ये किसी भी हिसाब से जरूरी नहीं है। मैंने एक वेक्टर A ले लिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर B ले लिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब मैं वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। पहली वाली रो में आएगा i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो में आएंगे वेक्टर A के कंपोनेंट्स 1 1 1, और थर्ड रो में आएंगे वेक्टर B के कंपोनेंट्स 2 2 2, है ना। इस डिटरमिनेंट को बड़े प्यार से आप एक्सपांड कर दो, ठीक है, इसमें आंसर 0 ही आएगा, 0 वेक्टर आएगा। सो आप देख सकते हो तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तो 0 वेक्टर मिलेगा, लेकिन वेक्टर A हमारा किसी भी एंगल से 0 वेक्टर नहीं है, एंड वेक्टर B भी हमारा किसी भी एंगल से 0 वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। आई मीन टू से वेक्टर A इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर B इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो पक्का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर है तो वेक्टर
जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग यू? कॉन्वर्स की बात कर रहे हैं कि अगर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वेक्टर ए भी जीरो हो और वेक्टर बी भी जीरो हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छा अब सारे ना थ्योरेटिकल टाइप सम है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, जहां पे वर्टाइसिस आप देख सकते हो, ये रहे वर्टाइसिस ए 112, बी 235, सी 155, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, फॉर्मूला आप सबको पता ही है। मैंने पहले वेक्टर ए बी ढूंढा, वेक्टर ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एज यू कैन सी 2 - 1 3 - 1 5 - 2, दैट्स 1 2 3। अच्छा फिर उसके बाद मैंने वेक्टर ए सी ढूंढा, है ना। वेक्टर ए सी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, जो होगा बी के कंपोनेंट ये रहे, सॉरी सी के कंपोनेंट ये रहे, बी के कंपोनेंट ये है 1 - 2 5 - 3 5 - 5। अच्छा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मैंने शायद लिखा हुआ है 2, सो ये मुझसे वेक्टर ए सी ढूंढने में थोड़ी सी गलती हो गई है ऐसा लग रहा है। एक मिनट बी 235, सी 155 और ये 112 वेक्टर ए सी, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 1 - 1, अच्छा आई एम सॉरी सही है 5 - 2 करेक्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मैंने जरा बी की तरफ देख लिया था, ठीक है। तो सी में से ए के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करना है, बस सिंपल है। तो हमें ये मिल गया 043, तो बस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ इनटू मॉड्यूलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, जहां पे वेक्टर ए बी ये रहा 1 2 3, दैट वी कैन राइट एज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड वेक्टर ए सी है 043 स्केलर कंपोनेंट फॉर्म है, जिसको मैं वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं 0 * आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। नेक्स्ट वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी हमें मिल गया, बस अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, सो आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो में, इसके बाद वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स आपको लिख देना है, वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स 1 2 3, वेक्टर ए सी के कंपोनेंट 0 4 3, और इसको हमने यहाँ पे एक्सपांड किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे वेक्टर मिल रहा है -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, जिसका मैं यहाँ पे ले लूंगा मॉड्यूलस, जिसका हम यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल देंगे √61। सो यस एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, हाफ मॉड्यूलस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हाफ √61, सो दैट इज √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला बन गया। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। अच्छा यहाँ पे हमें एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, सो एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ठीक है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर बी भी एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करता है। तो यार यहाँ पे तो एडजेसेंट साइड अगर जो दिया हुआ है तो सिंपली इसका हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं ना। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैंने निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 1 - 1 3 और वेक्टर बी के कंपोनेंट 2 - 7 1, इसको हम इसका हम एक्सपांशन करते हैं एज यू कैन सी, एंड सो व्हाट आई गेट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने √450 आई मीन 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, सो इट इज √450 इज नथिंग बट 2 to 5 into 2 to 5 का स्क्वायर रूट होगा 15, सो हमें मिल गया 15√2। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया है। एडजेसेंट साइड है, सीधा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वही यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया ढूंढते हो
तो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट साथ में हाफ मल्टीप्लाई होगा। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर के स्लाइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तो एमसीक्यू है, जहां पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √2/3 दिया हुआ है, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट। मतलब एंगल अगर जो हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, जहां पे इंफॉर्मेशन ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 1, है ना, ये हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो अगर जो ये गिवन है तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। थियोरेटिकल जो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसमें ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये मैंने बताया ना, कुछ इसमें प्रॉब्लम है इसीलिए अभी आप इस पे मत जाइए, आप अभी इसे थ्योरी पे जाइए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज √2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू π/4। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जहां पे हमें कहा है कि आप रेक्टेंगल का एरिया ढूंढिए जहां पे ए बी सी और डी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बस इतना सा। तो मैंने रेक्टेंगल है ये कंफर्म है, सो हियर यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द रेक्टेंगल, ठीक है। अब मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में है, मैंने उसका स्केलर फॉर्म ले लिया। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज -1, ½ 4, then position vector of B is 1, ½ 4, then position vector of C is 1, -½ 4, and position vector of D is -1, -½ 4। चलिए, अच्छा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे ढूंढते हो, रेक्टेंगल का एरिया आप ढूंढोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ओके। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि मैं वेक्टर ए बी ले लूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए डी, ये दोनों मैंने एडजेसेंट वेक्टर लिए हुए हैं, ये वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए डी, ठीक है। सो इसलिए मैंने पहले वेक्टर ए बी ढूंढा, फिर वेक्टर ए डी भी ढूंढ रहा हूं। सो वेक्टर ए बी मिल गया, वेक्टर ए डी मिल गया। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज 2, ये 2 0 0 है ना, सो √4 + 0 + 0 है ना, सो इसीलिए ये मिल गया मुझे 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डी मुझे मिल गया 1, ठीक है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डी मुझे मिल गया 1, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज AB into AD, that is 2 into 1 is equals to 2 square units। अब मैं स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, ये एक्चुअली स्क्रीन जो है उस पर मैं भी लिख नहीं पा रहा हूँ somehow right now। जैसा मैंने आपको बीच में बताया था कुछ प्रॉब्लम है, ये इसी लेक्चर में होगी, नेक्स्ट लेक्चर से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 27, तो मैंने 1 to लेकर 27 नंबर की स्लाइड्स है ना, तो ये इतनी सारी स्लाइड्स है, इसीलिए कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा रहा है, जिससे आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये मैंने जो स्क्रीन है वो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर जो आपको मैं बता तो नहीं पाऊंगा, बट ये इट इज टेकिंग टू मच टाइम, आई मीन ये कब से कंटिन्यू प्रोसेस हो ही रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में अगर जो ये वाले फॉर्मूला से भी मैं बात करूँ ना, जो हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD, रेक्टेंगल है तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा जो पैरेललोग्राम का है, ठीक है। मॉड्यूलस वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD is equals to modulus of vector AB cross vector AD is equals to modulus of vector AB into आ गया modulus of vector AB into modulus of vector AD into sin थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा है दोनों के बीच में एंगल। सो डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल है तो एंगल क्या होगा? रेक्टेंगल है तो एंगल होगा π/2, रेक्टेंगल है तो एंगल होगा π/2। इसीलिए जब मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूंगा, मॉड्यूलस वेक्टर AB इंटू मॉड्यूलस वेक्टर AD साइन π/2। अब साइन π/2 1 है ना, तो
तो सीधे सीधा मॉड्यूलस वेक्टर ए बी इंटू मॉड्यूलस वेक्टर ए बी, दैट इज ए बी इंटू ए डी, है ना। ए बी इज 2, ए डी इज 1, सो इट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ओके, सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम अलग अलग स्लाइड ही बनाएंगे। सो इतने तक की पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा जिनको चाहिए, ठीक है। ओके फाइन। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अब ये एक्सरसाइज भी हमारी, ये चैप्टर भी अब हम खत्म होने ही आ रहा है, क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक ही मेन जो कंसेप्ट है वो बच रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन आई विल डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, उसमें से काफी सम्स एलिमिनेटेड हैं, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी और हम वेरी सून ये चैप्टर खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको आप इसकी नोट बना लीजिएगा, एंड डेफिनेटली कहीं पे कुछ भी डाउट होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।